नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2024 जो कि आपका जनवरी में एग्जाम होने वाला है, उसमें हम लोग पर्यावरण यानी कि ईवीएस के विषय में पढ़ रहे थे। मैंने आपको ईवीएस का जो शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडोलॉजी सेक्शन है उसको मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की जो ईवीएस यानी कि पर्यावरण की बुक है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक को अच्छे से बता दिया है, उसके सारे टॉपिक को चैप्टर वाइज हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज से जो हम लोग पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी क्लास 5 यानी कि जो अंतिम कक्षा है क्लास 5 उसकी पुस्तक को हम लोग अध्ययन करेंगे और हमारा ईवीएस का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे ही क्लास 5 की पुस्तक खत्म होगी हमारा ईवीएस कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले शुरू से चैप्टर से ही बताया गया है जानवरों के बारे में, जैसे कि जानवर जो होते हैं उनमें फीलिंग्स कैसी होती है, अर्थात वो चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे सूंघते हैं, या देखने के आधार पे, सुनने के आधार पे, सूंघने के आधार पे, महसूस करने के आधार पे उनमें क्या क्या खूबी होती है, क्या क्या क्षमता होती है, या क्या क्या लाभ वो इसका उठाते हैं। इन चीजों को आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं सूंघने के आधार पे। देखिए, जानवरों की जो क्षमता होती है उनकी सूंघने की क्षमता, किसकी क्षमता? सूंघने की। सूंघने के बाद आप कह सकते हो उनके देखने की क्षमता, देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता, और इसके बाद में अंतिम बचता हमारा महसूस करने की क्षमता यानी कि फीलिंग। सभी जानवरों की अलग अलग होती है। अब इतने सारे जानवर हैं, जितना हम तो कवर कर नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं जो क्लास 3 to 5 हैं, उनमें हमको जो जो जानवरों का जिक्र किया गया है या जो जो जीवों के बारे में बताया गया है उनको हमें डिस्कस करना है, हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो हम एक एक के विषय में डिस्कस करते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं सूंघने के विषय में। किसके विषय में? सूंघने के विषय में। देखिए, सबसे पहली चीज, अब मान लीजिए कभी ये सबके साथ हुआ होगा, मान लीजिए कभी हम लोग लौंगलता खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं या गुलाब जामुन खा रहे हैं और जल्दबाजी में, राक्षसी पना के चक्कर में मान लीजिए एक आध दो बूंद नीचे टपक गया, चपक चपक गिर गया, तो होता कि कुछ देर बाद ही वहां सैकड़ों करोड़ों वहां पे चींटियां आ जाती है। क्या आ जाती हैं? चींटियां। अब सोचिए आप कि चींटी ऐसे पहुंची कैसे। मान लीजिए यहाँ खूंटी में आपने डाल दिया चीनी या गट्टा या गुड़ रख दिया, कुछ समय बाद आप देखेंगे धीरे जैसे चींटियां ऐसे दीवार से चढ़ती हुई ऐसे 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 करके एकदम वहां पहुंच जाएंगी और बिल्कुल परेड ग्राउंड एकदम आर्मी की तरह आती है, एक के बाद एक के बाद एक, उसके पीछे पीछे। अब समझिए अगर चींटियों के विषय में कहा जाए, चींटियों के विषय में कहा जाए तो समझ लीजिए अगर ये चीनी का टुकड़ा है तो यहां से एक ऐसे, यहां से मान लीजिए चींटियां चली तो ऐसे 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 घूमते 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 ये यहीं आएंगी। अब कोई चींटी ये दिमाग नहीं लगाएगी कि हमको सीधा जाना है। सब की सब चींटियां एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, वो अपने भोजन तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रत्येक चींटी एक विशेष प्रकार के पदार्थ का श्रावण करती है। श्रावण मतलब होता है निकालती है, अपने मुंह से विशेष प्रकार के पदार्थ को निकालती है, जिसको सूंघते हुए उसके पीछे वाली चींटी चलती जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये चींटी यहां से चली, इसको भोजन वाले पता नहीं है, अपना ये घूमते घामते घूमते घामते घूमते घामते किसी और रास्ते से यहाँ ऐसे ऐसे घूमते तो पहुंच गई। जैसे इसको भोजन पता चलेगा ये वहां से नहीं आएगी, तो इसके पड़ोसी लोग सोचेंगे ये गई कहाँ, चलो ढूंढते हैं। तो ये भी घूमते घामते यहाँ पहुंच जाएंगे, तो कहेंगे ओह यहाँ तो पूरा आइटम है, तो सबको धीरे धीरे बुला लेंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही जमीन पर कोई मीठी चीज गिर जाए तो कुछ ही देर में, कुछ सेकेंड्स में वहां एक दो नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में चींटियां आ जाती हैं। अर्थात चींटियों की सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। वे चलते समय एक विशेष प्रकार के पदार्थ का श्रावण करती हैं, जिसको सूंघ करके प्रत्येक चींटी उसी रास्ते का अनुसरण करती है या उसी रास्ते पे चलती है जिस पे पहली वाली चींटी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सूंघने के परिप्रेक्ष्य में चींटियों का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग सोए रहते हैं
ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, सोए रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मच्छर भिन करता है, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, देख ही नहीं पाएगा, सोचता पहुंचेगा कैसे। लेकिन लाइट बंद करने के बावजूद भी मच्छर हमें ढूंढ लेते हैं। अब अंधेरे में मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं, हमारे जो, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा ये पैर है, पैर का जो तलवा होता है ये, इसकी गंध से मच्छरों को पता चल जाता है कि आप कहां सोए हैं और वो आप पे आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो मच्छरों को हमारे पैर के तलवे से, पैर के तलवे के गंध से या तलवों के गंध से मच्छर हमें अंधेरे में भी ढूंढ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग अंधेरे में अगर आंख बंद कर लें तो कहीं कुछ भी रखा जाए खोज नहीं पाएंगे आप। ठीक है, मान लीजिए महकता भी है तो महसूस कर लेंगे कि हाँ यहाँ कुछ तो है, बढ़िया है, लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन मच्छर तलवों की गंध से आपको ढूंढ लेंगे आप कहाँ है और आपका खून चूसने के लिए वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। सूंघने के मामले में मच्छर इंसान के या व्यक्तियों के तलवे को सूंघ करके वो व्यक्ति की खोज अंधेरे में भी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है कुत्ता। अब देखिए ये जीव कैसा है। कुत्ते क्या करते हैं, कुत्ते जैसे मान लीजिए अब ये मान लीजिए पूरा गांव है, अब ये कुत्ता, कोई कुत्ता घुसा, यहां गया, यहां मलमूत्र कर देगा, यहां 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 हर जगह कर देगा। अब जब यहां से दूसरा का कुत्ता आएगा, यहां पहुंचेगा तो इसे सूंघता हो जाता है, इसे सूंघते हुए जाता है ना। जब सूंघते हुए जाएगा तो देखेगा तो समझ जाएगा कि ये दूसरे कुत्ते का इलाका है। हम लोग कहते हैं ना कुत्तों का इलाका, इलाका तो कुत्तों का होता है ना। तो ये दूसरे कुत्ते का इलाका है और ये यहां घुसेगा नहीं, यहां से निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए बाई चांस गलती से घुस गया तो यहाँ के जो सारे कुत्ते होते हैं इस पे भड़क जाएंगे और इसे भौंक भौंक इसको भगा देते हैं। हम लोग बचपन में कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब एक विशेष क्षेत्र में कुत्ते रहते हैं, कोई अन्य कुत्ता आता है तो उस क्षेत्र में वो घुस नहीं सकता, या घुसेगा तो तुरंत और कुत्ते मिलकर उसको भगा देंगे। इसीलिए कहा जाता है कुत्तों का इलाका। ठीक है, क्या कहा जाता है, कुत्तों का इलाका। अर्थात कुत्ते अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में अपने मल मूत्र के द्वारा अपने इलाकों की घेराबंदी कर देते हैं, जिससे कोई बाहरी कुत्ता जब आता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे किन्हीं और कुत्तों का राज्य है और वो वहां पे नहीं जाता, वहां से वो वापस लौट जाता है। ठीक है, और ये कैसे पता करता है, सूंघ के। तो सूंघने की शक्ति से कुत्ते क्या करते हैं, अपने इलाका या अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेशम कीट। अब देखिए ये क्या है, रेशम कीट। अब ये सब तो कुछ नहीं है, ये इन सबका बाबू है। रेशम कीट क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड कहता है कहां हो जी, और कहती है ढूंढ लो हमको। अच्छा, सेंटो मार लो। यानी कि ये जो रेशम कीट है ये गाना गाता रहता है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। रेशम कीट अपनी प्रेमिका को कई किलोमीटर दूर से ही सूंघ करके पहचान लेता है। ठीक है, रेशम कीट जो होता है जिससे रेशम धागा बनता है, रेशम कीट शहतूत के पेड़ पे पाए जाते हैं। रेशम कीट अपनी प्रेमिका को या मादा प्रेमिका मतलब मादा कीट को सूंघ करके उसकी गंध से पहचान लेता है और ये उसके पास चला जाता है, और कई किलोमीटर से। समझिए यहाँ पे तो अभी 200 मीटर दूर चले जाइएगा तो समझ में नहीं आता कि हमारी औरत कौन है, ये कई किलोमीटर से पहचान लेता है। ठीक है, तो रेशम कीट क्या करता है, कई किलोमीटर से अपने मादा की या अपने पत्नी की पहचान या अपने प्रेमिका की पहचान कर लेता है। क्लियर? तो देखिए ये कुछ जानवरों के बारे में, सूंघने के बारे में था, जिसके विषय हम लोगों ने चर्चा कर लिया। यानी कि जो हमारी बुक में दिया गया है ये 4-5 प्रकार के जो जानवर हैं जो सूंघने के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है देखने के परिप्रेक्ष्य से। अब हम इसको समझते हैं। देखिए देखने के परिप्रेक्ष्य से किनको किनको हमें इंपॉर्टेंस देनी है या किनको किनके विषय में पढ़ना है उसको हम समझते हैं। देखिए देखने की बात करें तो चाहे पक्षी हो चाहे जानवर हो, सबकी देखने की क्षमता अलग अलग होती है, या किसी में किसी को कम दिखता है, किसी को ज्यादा दिखता है। देखिए बात करें पक्षियों की बात करें, बर्ड्स की। देखिए
तो इनके आंख की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। आंख की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि इनके सर के दोनों तरफ आंख होती है, दोनों तरफ आंख होती है, समझाते हैं। सर के दोनों तरफ आंख होती है और ये अपनी पूरी गर्दन घुमा कर देखते हैं, पूरी गर्दन को घुमा के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, पक्षियों के दोनों तरफ आंखें होती हैं, पहली चीज, यहां भी। जब पक्षी सामने देखता है, सोचिए, अब देख रहा है पक्षी के सामने से उसकी बीवी आ रही है तो सामने देखता रहेगा, द फोकस, हमारी बीवी आ रही है। जैसे ही उसकी बीवी की निगाह इधर उधर हुई, खट से एक से देखेगा अपनी साली को, दूसरे से देखेगा अपनी गर्लफ्रेंड को। यानी कि एक पक्षी एक समय पे दो अलग अलग चीजों को देख सकता है। ध्यान समझिएगा, जब पक्षी सामने देखता है तो केवल सामने देखेगा और कहीं नहीं देखेगा। लेकिन अगर वो चाहे तो एक समय पे साली और गर्लफ्रेंड दोनों को देख सकता है। यानी कि एक पक्षी एक समय पे दो अलग अलग चीजों को भी देख सकता है, और जब वो सामने देखेगा तो केवल एक चीज को देखेगा। अब मान लीजिए कोई और प्यारी सी आवाज आ गई, अरे बड़े हैंडसम लग रहे हो, तो पक्षी से गर्दन घुमा लेगा, अरे कौन है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी आंख की पुतली ऐसे नहीं घूमती, मतलब वो कनमनिया नहीं देख पाता। हम लोग तो कनमनिया देख लेते हैं, वो कनमनिया नहीं देख पाता, इसलिए पूरी गर्दन घुमाता है। अर्थात प्रत्येक पक्षी के सर के दोनों तरफ आंख होती है, वो एक समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकता है, लेकिन उसको अधिक देखने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है, क्योंकि पक्षियों के आंख की पुतली नहीं घूमती, तथा जब पक्षी सामने देखता है तो एक समय पे केवल एक चीज को देखता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी सी जानकारी थी किसके विषय में, पक्षियों के विषय में। पक्षियों के संदर्भ में कहें तो तीन सबसे जो खतरनाक पक्षी हैं, या कह लीजिए सबसे जो बड़े पक्षी हैं, चील, बाज और गरुड़। चील, बाज और गरुड़, वही तीन जो सबसे खतरनाक जानवर हैं, शेर, बाघ व चीता। शेर, बाघ व चीता। देखिए, ये सबसे तीन जो खतरनाक पक्षी हैं, ये हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। वही जानवरों की बात करें तो ये हमसे 6 गुना ज्यादा देखते हैं। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर देख रहे हैं तो ये पक्षी 4 किलोमीटर देखेंगे, और वही जानवरों की बात करें तो ये 6 किलोमीटर देख लेंगे। ठीक है, तो जो तीन सबसे बड़े पक्षी होते हैं, खूब आप ये आपसे एग्जाम में खूब पूछता है, जो तीन सबसे बड़े पक्षी हैं, चील, बाज, गरुड़। चील, बाज, गरुड़। चील, बाज, गरुड़, याद कर लीजिए। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी हैं, चील, बाज, गरुड़। चील, बाज, गरुड़, ये हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। और जो सबसे तीन खतरनाक जानवर हैं, वो शेर, बाघ, चीता, हमसे 6 गुना ज्यादा देखते हैं। कितना? 6 गुना। ठीक है, चलिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक जानवर सब चीजों को काला और सफेद ही देखते हैं। क्या देखते हैं? काला और सफेद। मतलब इनको रंग बिरंगा दिखता नहीं है, इनको हर चीजें काला और सफेद, काला और सफेद ही दिखता है। कुछ जानवर जो रात में जगते हैं वो कुछ रंग को देख पाते हैं, जैसे बंदर भी थोड़ा बहुत रंग देख लेता है, बट मोस्टली क्या होता है, जितने जानवर होते हैं वो सब चीजों को काला और सफेद ही देखते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ही वो देख पाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए, अब देखने के संदर्भ में हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से जानवर कैसे देखते हैं, तथा देखने के संदर्भ में क्या हमें टॉपिक्स पढ़ना था, पक्षियों के बारे में क्या जानना था, वो हमने देख लिया। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे जानवर हैं, अभी तो लाखों करोड़ों हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, और हमें यहाँ करना भी नहीं है। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग डिक्टो चलना है, जो एग्जाम पूछता है उसके एक्स्ट्रा पूछता भी नहीं है, तो वही चीजों को हमको पकड़ना है और अपने टॉपिक्स को अच्छे से निपटा देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सुनने के बारे में। देखिए, देखने के बाद में जानवरों की सुनने की विशेषता के बारे में हम समझते हैं। देखिए, सुनने की बात करें तो जैसे सांप के कान नहीं होते, ये कंपन द्वारा महसूस करता है, या आप कह सकते हो कि कंपन महसूस करके ये सुनता है। ठीक है, क्या करता है? सुनता है।
तो सांपों के कान नहीं होते, वो कंपन द्वारा महसूस करता है कि उसके आसपास कोई आ रहा है और वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। क्लियर। अब जानवर क्या करते हैं, देखिए जानवर क्या करते हैं। देखिए जानवर अगर देख लिया, मान लीजिए जो जानवर होते हैं और कोई उसके बच्चे मान लीजिए नीचे खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब कोई छोटा मोटा जानवर है, देख लिया कि शेर आ रहा है, तो वो अलग आवाज में चिल्लाएगा, जिससे उसके लोग ये समझ जाएंगे, सुन करके समझ जाएंगे कि कोई खतरनाक जीव आ रहा है, और वो सब के सब वहां से किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे। और ये काम तो कोई वही कर सकता है जो पेड़ पे बैठा हो। तो ऊंची डाल पर, जंगल में ऊंची डाल पर जो लंगूर बैठता है, ऊंची डाल पर जो लंगूर बैठता है, उस लंगूर का काम यही है। क्या काम है? वो अपने साथियों को खतरे की भनक को अलग अलग आवाज में बताता है, जिससे उसके साथी खतरे को भाग के वहां से हट जाते हैं। ठीक है, तो जानवर अलग अलग आवाजें निकालते हैं, या जानवर खास प्रकार की अलग अलग आवाजें निकालते हैं विभिन्न प्रकार के संकेत देने के लिए। उनमें से एक संकेत ये है, जब भी कोई खतरनाक जीव उनके आसपास आता है तो वो अपनी अलग आवाज निकाल के अपने साथियों को सचेत करते हैं कि फौरन यहां से खाली कर दो, वरना दुनिया से खाली हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए सुनने के परिप्रेक्ष्य में मछलियां भी बहुत धीमी ध्वनि सुन सकती हैं। ठीक है, बहुत हल्की ध्वनि भी वो सुन लेंगी, जैसे कि डॉल्फिन। अब देखिए मछलियों ने क्या किया था, अंडमान निकोबार, हमारे भारत देश का द्वीप जो है, अंडमान निकोबार में डॉल्फिन मछली के मछलियों ने जब संकेत दिया, या उन मछलियों में जब डिस्टरबेंस पैदा हुई, जिसकी वजह से अंडमान निकोबार में जो आदिवासी लोग थे उन्होंने अपनी जगहों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 2004 में भयंकर सुनामी आई थी। सुनामी मतलब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, वो आसपास के सभी इलाकों को एकदम तहस नहस कर दी थी। लेकिन आदिवासियों ने समझ लिया था कि मछलियों का संकेत यही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, और वो सब के सब क्या कर दिए थे, वहां से पलायन हो गए थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है कि कौन सी मछली है जो खतरे का संकेत देती है? डॉल्फिन। जो भयंकर सुनामी भारत में आई थी, कहां आई थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कब आई थी? 2004 में। ठीक है, तो मछलियां भी क्या करती हैं, एक तरह संकेत देती हैं जीवों को बचाने के लिए, या आप कह सकते हो कि जैसे जो हमको जो नुकसान होगा उससे बचाने के लिए वो कंपन को सुन करके हमें संकेत दे देती है। क्लियर? चलिए अब देखिए जानवरों के हमने लगभग खासियत को पढ़ा, महसूस कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, सूंघते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जानवर सोते कैसे हैं, यानी कि उनके जो सोने की टैली है उसको हम समझते हैं, यानी कि सोने वाले जानवर या स्लीपिंग एनिमल्स। देखिए सबसे पहला जीव है सलाथ। इसके विषय में पढ़िएगा, जबरदस्त जीव है, एकदम खचरा जीव है, यानी कि एकदम गंधौरा जीव है। पहली चीज, ये एक हफ्ते में नहाता है, एक हफ्ते में एक बार ये नहाता है। सोचिए कितना गंदा है। 18 घंटे, 17 से 18 घंटे उल्टा लटक के सोता है, पेड़ पे उल्टा लटक के ये सोता है 17 से 18 घंटे। उसके बाद में एक ही पेड़ पर ये 5 साल तक रहता है। कितने साल तक? 5 साल तक। पूरा ये 40 साल तक जीता है, या 40 साल इसका जीवन है। अब आप बताइए, अगर एक पेड़ पे 5 साल रह रहा है तो 40 साल जीता है, तो कुल मिलाकर के ये 8 पेड़ पे अपना जीवन पूरा बिता देता है। उसी पेड़ की पत्तियों को खाएगा और वहीं उल्टा लटक के सोएगा। ठीक है, ऐसे उठा खाया सो गया, उठा खाया सो गया, उठा खाया सो गया। जब हफ्ते में एक बार नीचे आता है तो आके अपना शौच वगैरह करेगा, नहाएगा धोएगा, फिर जाके ऊपर सो जाएगा। यानी कि सलाथ एक मात्र ऐसा जीव है, इतना गंदा जीव है, इतना गंधौरा जीव है, जो 17 से 18 घंटे सोता है, पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, लगभग 5 साल में पेड़ को खा के खत्म कर देता है, फिर दूसरे पेड़ पे जाता है और अपने 40 वर्ष की आयु में वो लगभग 8 पेड़ की पत्तियों को खा जाता है, या लगभग वो 8 पेड़ पे अपना जीवन
बिताता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सलाथ के बारे में। बहुत अच्छा, बहुत सुस्त जीव है, या आप कह सकते हैं कि ये बहुत हल्का जीव है। ठीक है, हल्का क्या मतलब बहुत सुस्त है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सोने के मामले में नंबर 1 है, खूब दबा के सोता है, जो भी होगा देखा जाएगा। सोने की बात करें तो गाय, गाय हमारी 4 घंटा सोती है। अजगर या सांप की बात करें, अजगर या सांप की, तो ये 18 घंटे सोते हैं। जिराफ की बात करें, जिराफ तो ये मात्र 2 घंटे सोता है। और बिल्ली, बिल्ली की बात करें तो ये 12 घंटे सोती है। ठीक है, जिसमें से जिराफ ध्यान रखिएगा, खूब पूछता है। अब आप कहेंगे इतने ही जानवर क्यों? इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है सीटेट वाली ईवीएस की, उसमें केवल इतने ही जानवरों का जिक्र है, तो हम इतने को ही पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था स्लाथ। स्लाथ के बाद में हमने देखा गाय 4 घंटे सोती है, हमने देखा अजगर 18 घंटे सोता है, हमने देखा सांप या अजगर 18 घंटे सोता है, फिर हमने जिराफ देखा 2 घंटे सोता है, फिर हमने लास्ट में क्या देखा? लास्ट में हमने देखा आपका बिल्ली, जो कि 12 घंटे सोती है। ठीक है, देखिए जीवों के बारे में हमने पढ़ा, जीव सोते वगैरह है उनके विषय में पढ़ना। अब देखिए जीवों के बारे में कुछ छोटी चीजें हैं, जैसे अनायास ही हम लोग देखते हैं कि तमाम प्रकार के जीवों को या जीवों की हत्या कर दी जाती है। जैसे गैंडे को मार देंगे उसकी सींग के लिए, कस्तूरी हिरण को मार देते हैं उसके सींग के लिए, आपके अजगर हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, और उसके बाद में आपके शेर वगैरह हो गए, बाघ वगैरह हो गए, इनको मार करके इनकी खाल को नोच लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, या इलीगल रूप से ये इनवैलिड है। लेकिन फिर भी लोग अपने शौक के लिए, या कह सकते हैं कि थोड़े से लालच पैसे के लिए इन जीवों का शिकार करते हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है या कानूनी रूप से अपराध है। गैंडे को मार देंगे सींग लेने के लिए, हाथी दांत निकालने के लिए हाथी को मार देंगे। तो इन सब जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? योजनाएं लागू की, और जहां जहां पे जानवर रहते हैं उन सबको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया, या उन सबको अभ्यारण्य घोषित कर दिया। राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का मतलब यह है ऐसे क्षेत्र या ऐसे इलाके जहां जानवर फ्री रूप से घूमेंगे, उन पे कोई गोलीबारी नहीं करेगा या उनको कोई मारेगा नहीं। जैसे उत्तराखंड का है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड का जो है वो है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, या इसको राजा जी पार्क भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट, हेली पार्क भी इसको कहते हैं, राजा जी नहीं हेली, सॉरी हेली पार्क। राजस्थान में एक पार्क है भरतपुर का घाना, ठीक है, भरतपुर का घाना पक्षी विहार, भरतपुर का घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान का आपका है, जहां पे बगुलों वगैरह को या तमाम प्रकार के जीवों को सुरक्षित करके रखा गया है। बाकी मैंने आपको उत्तराखंड का बता ही दिया कि उत्तराखंड में क्या होता है। उत्तराखंड में जो ये आपको जिम कॉर्बेट है, यहां भी जीवों को सुरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इन जानवरों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। इवन जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, क्या है भैया राष्ट्रीय पशु? बाघ। बाघ की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, लगातार कम होती जा रही है। अब देखिए बाघ की संख्या कम हो रही है, उसके लिए तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। हम थोड़ी बहुत खासियत बाघ के विषय में पढ़ लेते हैं। देखिए बाघ हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है, ये तो मैंने आपको भी बताया था, 6 गुना ज्यादा ये देख सकता है, हमसे 6 गुना ज्यादा ये देख सकता है। उसके बाद में इसकी मूछें इतनी सेंसिटिव होती हैं, इसकी मूछें इतनी संवेदनशील होती हैं, इतनी संवेदनशील होती हैं कि ये हवा के बारे में या हवा के डायरेक्शन को पहचान लेता है, हवा किस तरफ से किस तरफ चल रही है। पत्तियों की सरसराहट, पत्तियों की सरसराहट व जानवरों की पहल, यानी कि कोई अगर जानवर उस पत्तियों में घुसा है, झाड़ियों में घुसा है, तो उनमें भी पत्तियों की सरसराहट व जानवरों की आवाज को, जानवरों की आवाज को पहचान लेता है। ठीक है, जानवरों की आवाज को पहचान लेगा और पहचान के वो उन पर झपट्टा मार के उनका शिकार कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा है कौन सा?
ये हमारा है राष्ट्रीय पक्षी, जिसका नाम क्या है, बाघ। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या क्या आपने पढ़ा, जो बाघ होता है वो हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है। इसकी मूछें इतनी संवेदनशील होती हैं कि मूछों की मदद से ये हवा का पता लगा लेगा। साथ ही साथ ये जो हमारा जानवर है बाघ, जो राष्ट्रीय पशु है, साथ ही साथ ये आप कह सकते हैं कि पत्तियों की जो सरसराहट होती है, कोई शिकार, कोई खरगोश, कोई हिरन, कोई बारसिंघा, कोई भेड़ वगैरह अगर पातियों को हिला रहे हैं, जड़ों को हिला रहे हैं, तो ये पहचान लेगा कि कोई और हिला रहा है और वहां जाके आक्रमण कर देगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये अपने कान को बहुत इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, अपने कान को इस्तेमाल करते हैं अलग अलग आवाजों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। अब इसमें देखिए एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि एक बार बाघ और बाघिन, ठीक है, बाघ और बाघिन, ठीक है, एक बार बाघ और बाघिन, एक बार बाघ और बाघिन। देखिए हुआ क्या कि बाघ गया इसके पास, प्यार से बोल रहा है आई लव यू, ठीक है, एकदम प्यार से। तो बाघिन कही भाग यहां से, ठीक है, भगा दी या इसको डांट डपट दी। जब इसको डांट डपट दी तो ये गुस्सा हो गया और गुस्से में चिल्लाने लगा कि हमको तुम डांट रही हो, हैं? मैं लॉयन हूं, मैं किंग हूं, इस पूरे जंगल का किंग हूं। मतलब बहुत तेज से ये गुर्राने लगा। क्या कला? गुर्राने लगा। अब जब तेज से गुर्राने लगा तो उसकी वाइफ ने 2 थपड़ा लगाया और बेचारा रोने लगा। ठीक है, रोने लगा, यानी कि इसको दर्द हुआ तो ये रोने लगा। अर्थात जब बाघ अपनी बाघिन को, अपनी वाइफ को जब बुलाता है प्यार से, तो उसकी आवाज अलग होती है। जब ये गुस्से में चिल्लाता है, जिसकी चिल्लाहट को हम 3 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं, तब इसकी आवाज दूसरी होती है। वही जब ये दर्द से कराहता है या रोता है तो उसकी आवाज दूसरी होगी। अर्थात बाघ अलग अलग प्रकार की आवाजें निकाल सकता है। दुख में अलग आवाज निकालेगा, गुस्से में अलग आवाज निकालेगा और खुशी होने पे अलग आवाज निकालेगा। तो बाघ तरह तरह की आवाजें निकालने में भी सक्षम है। ठीक है, और हमारा ये क्या है, हमारा ये राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग जानवरों के विषय में पढ़ रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था कि सांप वगैरह को मार दिया जाता है उनके खाल के लिए। तो हमारे यहां राजस्थान में, राजस्थान जो हमारा प्रदेश है, राजस्थान में लोग सांप की मुद्रा बना के कालबेलिया डांस करते हैं। ठीक है, कौन सा डांस? कालबेलिया। मतलब जैसे सांप ऐसे मुड़ी नीचे करके पैर ऊपर करके डांस करते हैं, तो सांपों के लिए या राजस्थान में एक सांप की नृत्य होती है। और यहाँ पे जब नृत्य होता है तो नाग गुम्फन डिजाइन बनाई जाती है। नाग गुम्फन मतलब रंगोली में नाग गुम्फन डिजाइन बनाई जाती है, या नाग गुम्फन डिजाइन को बनाते हैं और डिजाइन बनाने के साथ साथ वो डांस करते हैं, जिसका नाम है कालबेलिया। तो कालबेलिया नृत्य किससे संबंधित है? सांप से। कालबेलिया प्रजाति के जो सपेरे होते हैं ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, डांस तो है ही, लेकिन कालबेलिया जो सपेरे होते हैं वो भी राजस्थान में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे पूरे भारत देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं। नाग, दुबोइया, अफाई और करैत। ये 4 प्रकार के जहरीले जो सांप है वो हमारे भारत देश में देखने को मिलते हैं। नाग, दुबोइया, अफाई और करैत। ठीक है, ये 4 प्रकार के सर्प जो है वो हमारे देश में पाए जाते हैं। क्लियर? सांपों के 2 दांत होते हैं और खोखले होते हैं। 2 खोखले दांत होते हैं। जब ये किसी शिकार को या किसी को जब काटता है, मान लीजिए इसने किसी को काटा, तो अब मान लीजिए ये इसके अगर ये इसके दांत है, सांप के मान लीजिए ये 2 दांत हैं, तो ये दांत यहाँ पे हल्के से खोखले होते हैं। ठीक है, तो जब ये किसी को काटेगा तो जहर खट्ट से उसके शरीर में भेज देगा और वो व्यक्ति धीरे धीरे उसको मूर्छा आने लगेगी। लेकिन जब ये जानवरों को पकड़ता है तो यहां से प्रेशर नहीं लगाता। जब प्रेशर नहीं लगाएगा तो जहर बाहर नहीं आता, तो ये वैसे पकड़े रहेगा
और जब तक वो जीव सुस्त नहीं होता तब पकड़े रहेगा, जब सुस्त हो जाएगा तो उसको वो निगल जाता है या पूरा पूरा खा जाता है। कभी भी चीड़ फाड़ के नहीं खाता, चीड़ फाड़ के खाएगा तो उसका जहर उसका ही सत्यानाश कर देगा। किसका? सांप का। इसलिए सांप क्या करते हैं, जो सांप होते हैं वो आहार को, भोजन को पूरा पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कि पूरा पूरा ये मुंह में भर डालते हैं। क्लियर? बाकी मैंने आपको बता दिया, नाक गुफन डिजाइन होती है, कार्बरिया नृत्य होता है। इसके साथ साथ अब एक बात और ध्यान रखिएगा, सांपों के जहर से, इनके ही जहर से, सांपों के जहर से ही सीरम नामक दवा बनाई जाती है। कौन सी दवा? सीरम, जो सांप काटने पर दी जाती है। सोचिए, तभी लोग कहते हैं लोहा लोहे को काटेगा, यानी कि सांप के जहर से ही, सांप के जहर से बचने के लिए दवाई बनाई जाती है, जिसका नाम क्या है? सीरम। क्या नाम है? सीरम। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई ऐसे, अब मान लीजिए इसमें पूरा जहर भरा है, कोई ऐसे काटा है ना, ऐसे काटा सांप, मान लीजिए पैर दबा ऐसे काट लिया, काटने के बाद लोग कहते हैं सांप पलटने ना पाए। मान लीजिए काट रहा है, ऐसे पलट गया, जब पलटेगा तो जो पूरा जहर है वो आपके शरीर में चला जाएगा एक तरफ से एक तरफ, तो आपके बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि सांप काटे तो ठीक है, पलटने ना पाए। अगर पलट जाएगा तो वो पूरा शरीर आपके, पूरा जहर आपके शरीर में इंजेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा डैमेज हो सकता है, या समय पे नहीं पहुंचेंगे तो हो सकता है कि डेथ की नौबत आ जाए। क्लियर? तो ये किसकी बात हो गई सांपों के विषय में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास 5 एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।